कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके अगले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वो गुस्से से फ़ोन देखता है। उमेश का कॉल था। वो उठकर लिविंग रूम में जाता है और कॉल रिसीव करता है और गुस्से से बोलता है, क्या है? उमेश समझ जाता है सर का मूड अच्छा नहीं है, तो वो बोलता है, सर कांग्रेट्स, हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई है। मैम सच में ऑसम है। सर आज आपकी 12 बजे मीटिंग है। मनोज घमंड से सर उठाकर और मुस्कुराते हुए बोलता है, सिलेक्ट तो होना ही था, आखिर बीबी किसकी है? और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। माही भी उठ जाती है। सरला दोनों को कॉफ़ी बनाकर देती है। मनोज माही को रूम से बाहर आता देखता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, आप फेमस होने वाली है। मिस माही, ऑटोग्राफ प्लीज़। माही को कुछ समझ नहीं आता है तो वो मनोज से पूछती है, क्या हुआ मनोज, ये सुबह सुबह आप कैसा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, क्या बात है? मनोज उसको देखता है और बोलता है, हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई है। माही को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो खुशी से चिल्लाती है। उसको खुशी में होश ही नहीं रहता है और मनोज के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू मनोज, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। मनोज एक पल के लिए तो सदमे में चला जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने माही को इतना खुश नहीं देखा था। मनोज इसके कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए जाना है। माही हाँ में सिर हिला देती है और तैयार होने चली जाती है। मनोज बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। माही तैयार होकर आती है। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तो चले मनोज। मनोज उसकी तरफ देखता है और उसको यूं मुस्कुराते देख वो सोचता है, आज ये कितनी खुश है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि कल ही इसके साथ कुछ बुरा हुआ था, या फिर इसने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे वक्त देखे कि कल जो हुआ उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो वो इतनी आसानी से सब भूल गई। चलो अच्छा ही है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी भी क्या बात थी जो इसने बिना अपनी जान के फिक्र किए यूं बाहर चली गई। मनोज को यूं खोया देख कर माही ने मनोज के सामने हाथों से चुटकी बजाई तो मनोज होश में आया। माही ने पूछा, कहाँ खो गए आप? चलें ऑफिस, कहीं हम लेट ना हो जाएं। मनोज हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। तभी सरला आती है और बोलती है, मैडम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लीजिए दही चीनी खा लीजिए, इससे आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। माही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सरला आंटी को बोलती है, थैंक यू आंटी, और दही चीनी खाकर आंटी के गले लगती है और मनोज के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार में बहुत सन्नाटा था। तभी मनोज का फ़ोन बजता है और वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी कुछ बोलता है। मनोज बोलता है, बिल्कुल ठीक, अगर वो बेहोश है तो उसे उठाओ और 2 दिन बाकी है, और कॉल कट कर देता है। फिर वो माही की तरफ देखता है जो अपनी फाइल की दुनिया में कहीं खोई हुई थी। वो उसको देखता है और हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है कि ये जब काम करती है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में सभी ऑफिस के लोग आपस में पार्टी करने की सोचते हैं और शाम को सब पार्टी करते हैं। पार्टी में मनोज और माही कपल्स डांस करते हैं। मनोज को खुद के इतना करीब देखकर माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यही हाल मनोज का भी होता है। माही सोचती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब जब मैं मनोज के करीब आती हूँ मेरी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया था जब मैं राहुल के करीब जाती थी। ये एहसास क्या है? क्यों मुझे मनोज के पास जाना अच्छा लगता है? क्यों उनका यूं मुझे देखना मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता है? कहीं मुझे मनोज से फिर कुछ सोचकर मायूस हो जाती है। मनोज तो माही के साथ डांस करने में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खूबसूरत सपना पूरा हो रहा हो। वो उस पल को बस जीना चाहता था, अपने दिल में बसा लेना चाहता था। लोग उन दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग होते हैं तो वो सब माही और मनोज को चीयर करते हैं। कुछ लड़कियां माही से जल रही थीं तो कुछ मनोज से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सर और मैम की जोड़ी कितनी प्यारी है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं।
फिर मनोज और माही सबको एंजॉय करने को बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर माही अपने कमरे में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। मनोज भी पानी पीने किचन में गया था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और एक दूसरे से टकरा जाते। माही मनोज के ऊपर गिर जाती है। मनोज और माही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। माही के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपक गए थे। मनोज अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। माही मनोज की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी, तो वो देखकर घबरा जाती है और जल्दी से मनोज के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज उसके हाथों को पकड़कर उसको झटके से फिर से अपने ऊपर खींच लेता है। माही एक बार फिर मनोज की आंखों में देखने लगती है और मनोज उसके चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। माही भी बस उस पल में खो जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज उसके होठों के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है कि तभी माही बोलती है, मनोज प्लीज़ नहीं। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और आंगन की तरफ चली जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चांद को देखने लगती है जैसे वो उससे कुछ सवाल पूछ रही हो। मनोज भी माही के यूं अचानक से मना करने पर उदास हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि माही कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसीलिए वो उसको खोजता उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो देखता है कि माही आंगन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। वो भी बस माही को देखने लगता है, फिर कुछ सोचता है और माही के बगल में खड़ा हो जाता है। माही उसको अपने बगल में खड़ा देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। वो मनोज को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड नाइट बोलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो मनोज उसको बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो बस माही उस बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर मनोज को थोड़ा आराम महसूस हुआ। मनोज कुछ सोचता है और बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? माही हाँ में सिर हिला देती है। तो मनोज उससे पूछता है, उस दिन तुम बिना बताए कंपनी से बाहर क्यों चली गई? किसका कॉल आया था? माही सोचती है और बोलती है, उस दिन जब मैं तैयार होने जा रही थी तो मुझे अचानक से सनाया का कॉल आया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो बस मेरा नाम लिए जा रहा है, वो मुझे देखना चाहता है। मैंने बस इतना सुना तो मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं भागते हुए बाहर की तरफ गई और टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि कुछ लोग ने मुझे वैन में खींच लिया। मनोज ने जब ये सुना तो उसको अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वो खुद को संभालते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। और ये बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, राहुल? हाँ राहुल। मैं ये कैसे भूल गया कि वो राहुल से प्यार करती है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। यानी उसने जो पार्टी में कहा था वो बस राहुल को खुद से दूर रखने के लिए कहा था, ताकि उसको सूरज कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हाँ सच में वो उससे कितना प्यार करती है कि उसने खुद की जान की भी फिक्र नहीं की। ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। वो अपने रूम में गया और ड्रिंक करने लगा। वो पूरी रात जगा रहा। उसने खुद से ही कहा, मनोज तू उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने सोच लिया कि अब वो माही से दूर रहेगा। वो सुबह उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब माही तैयार होकर आई तो उसने सरला से मनोज के बारे में पूछा, तो सरला ने उसे बताया कि सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर माही थोड़ा रुकी और बोली, क्या मनोज ऑफिस चले गए मुझे बिना लिए? सरला बोली, मैडम सर ने बोला है कि आज से आप अपनी कार से ऑफिस जाएंगी। वो आपका नीचे इंतज़ार कर रही है। आपकी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स को भी रखा गया है। माही ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और ऑफिस निकल जाती है। मनोज अब माही से दूर दूर रहने लगता है। जब ऑफिस में रहता तो माही से दूरी बनाकर रहता, लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर वो माही को कैमरे के जरिए बस देखता रहता।
उसको यूं काम करता देख मनोज को बहुत अच्छा लगता था और जब नहीं रहा जाता था तो वो माही से मिलने के लिए मीटिंग रखता और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता। ये सब तो बस बहाना होता था उसका माही को करीब से देखने का। माही आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। वो केवल अपने काम में बिजी हो जाती और देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब माही भी मनोज को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी मनोज से प्यार करने लगी है। मनोज का उसका यूं नज़रअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर माही का इटली में फैशन शो ख़त्म हो गया। माही अब फेमस हो गई थी। लोग उसे माही गुजराल के नाम से जानने लगे थे। माही अपने इस नए नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त मनोज की कमी खलने लगी थी। वो अब मनोज को देखना चाहती थी। वो पिछले 1 महीने से मनोज से दूर थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिला दिया था कि अब वो भी मनोज से प्यार करने लगी है। वो जो पहले अपने फ़ोन को सिर्फ काम पड़ने पर ही टच करती थी, अब हर वक्त उसको अपने हाथों में लिए रहने लगी थी। उसे लगता था कि क्या हुआ अगर मनोज ने उसे कॉल किया तो, अगर उसने कॉल मिस कर दिया तो। वो अब मनोज के कॉल का इंतज़ार करती थी। हाँ, मनोज उसे कॉल तो करता था, लेकिन सिर्फ उसका हाल चाल पूछने और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए। वो तो उसके शो पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने माही को कांग्रेस करने के लिए एक फ्लावर बुके भेजा था और बधाई देने के लिए एक कॉल किया था। आज कितने दिनों बाद वो इंडिया वापस आ रही थी। वो सोच रही थी कि मनोज उसको रिसीव करने आया होगा। उसको देखने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। मनोज वहाँ नहीं था। हाँ, कुछ रिपोर्टर और उसके कुछ फैंस वहाँ थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो उस भीड़ में भी अकेले खड़ी थी। मनोज को वहाँ ना देखकर वो उदास हो गई, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकली। घर पर भी वो आते ही मनोज को देखने उसके कमरे में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो उसके बिस्तर पर बैठ गई। वो उसकी खुशबू को वहाँ महसूस करना चाह रही थी, लेकिन उसे वो भी वहाँ नहीं मिला, क्योंकि सारी चादरें धुली हुई थी। उसने उमेश को कॉल किया। कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, मनोज कहाँ है? उमेश ने मनोज की तरफ देखा और फिर उससे कहा, सर तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। माही ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं उसके बिस्तर पर उसके एक शर्ट को गले लगाकर सो गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके आंखों में आज आंसू थे, पर थकान के कारण धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में मनोज शहर से बाहर था? नहीं, वो वहीं था। वो सब कुछ सुन रहा था। जब तान्या ने उमेश को कॉल किया तो उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वो 1 महीने से यही तो करता था। जब भी माही की कॉल आती तो उसके कॉल को स्पीकर पर कर देता था। ये मनोज का ऑर्डर था। मनोज माही की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करता था। वो माही के कामयाबी से बहुत खुश था। वो पूरे 1 महीने घर नहीं गया था। उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। जब माही वापस आई तो उसको दूर कार में बैठे देख रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था। वो उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन क्या वो उसको चाहती थी? नहीं, वो उसको नहीं चाहती थी। वो तो राहुल को चाहती थी। वो उसको देखना चाहती थी। वो खुद से बोलता है, माही तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है तुमको अपने पास देख कर भी तुमसे दूर रहना। अब हमारे पास बस 1 साल है। क्या मैं तुम्हें 1 साल बाद दोबारा देख पाऊँगा? क्या तुम मुझसे डाइवोर्स के बाद भी मिलोगी? ये सोचते हुए उसके आंखों के कोनों पर आंसू की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो बहुत दर्द में था। उसे याद आया, माही, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारा अभी एक गुनहगार जिंदा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। अब उसकी भी बारी आ गई है। मनोज आज भी घर नहीं गया। वो अपने ऑफिस में ही सो गया। अगली सुबह माही की नींद खुली तो उसने सरला को देखा। वो सरला को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके लिए लाए गिफ्ट को सरला को देती है। सरला गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। माही ने मनोज के लिए भी गिफ्ट लाया था। वो मनोज के लिए वॉच लेकर आई थी। वो उसे खुद ही मनोज को देना चाहती थी। उधर राहुल भी माही से मिलने को बेताब हुआ जा रहा था, जब से उसे मनोज ने सारी सच्चाई बताई थी।
और जब से उसे ये पता चला था कि वो आज भी उसकी फिक्र करती है, तब से ही वो माही से मिलना चाहता था। वो माही से माफ़ी मांगना चाहता था, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मनाना चाहता था। माही अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो मनोज को देखना चाहती थी। वो उसकी उन निगाहों को मिस कर रही थी जिनसे मनोज उसको देखता था। वो जिस तरीके से उसको देखता था वो उसके दिल में हलचल सी मचा देता था। वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाते ही उसने उमेश को कॉल लगाया और पूछा, आप लोग कब तक आएंगे? उमेश ने मनोज की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठा है। मनोज ने इशारे से कहा 5 बजे तक। जब माही ने यह सुना तो वो उदास हो गई और सोचने लगी, 5 बजे ये वक्त कैसे कटेगा? उसने खुद को काम में बिजी कर लिया और किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया। उधर मनोज अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर माही को देख रहा था। उसने उसके ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था जिससे वो हर वक्त माही को देख सके। उसने स्क्रीन पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, माही, मेरे लिए ये पल काटना मुश्किल हो रहा है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लूँ, तुम्हारे होठों को चूम लूँ, तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिर तुमने जिनसे भी प्यार किया तुमने उनको खो दिया, पर मैं तुम्हें राहुल को खोने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मैं भी ये दोस्ती निभाऊंगा। शाम के 5 बज गए। माही की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गई। माही ने तुरंत ही उमेश को कॉल किया। उसने बताया कि सर बस अभी अभी ऑफिस आए हैं। उन्होंने कहा है कि बस अभी कुछ देर में आपसे मिलने आपके ऑफिस आएंगे। ये सुनकर माही खुशी से उछलने लगी। वो खुद के बालों को ठीक करने लगी। वो अपने ऑफिस के डेस्क पर फैले सामानों को अच्छे से रखने लगी। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो माही को लगा जैसे मनोज आ गया। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा खोला, पर सामने राहुल को देखकर थोड़ा सा मायूस हुई। लेकिन फिर उसने राहुल को हेलो बोला तो राहुल ने उसे गले से लगा लिया। माही उसको बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि राहुल को अचानक से क्या हुआ। तभी मनोज माही के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने राहुल को माही के गले लगा देखा तो उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया और वो उसके ऑफिस के बाहरी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उमेश ने सभी ऑफिस स्टाफ कुछ देर के लिए को वहाँ से जाने को कह दिया और खुद भी वहाँ से चला गया। माही ने राहुल से पूछा, राहुल तुम यहाँ कैसे? राहुल ने माही से कहा, माही आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेसन। आखिर तुमने वो पा ही लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। माही ने भी राहुल को थैंक यू कहा और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? राहुल ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बिना किसी गलती के तुम सब कुछ यूं ही चुपचाप सब सहती रही। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माही प्लीज़। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बोलते हुए राहुल के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मनोज सब कुछ सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ना जाने उसको किस बात की उम्मीद थी कि वो सारी बातें सब कुछ सहते हुए सुन रहा था। माही ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, राहुल तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही विश्वास किया। बस आखिरी बार मैं ही तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं करा पाई। मेरे मन से तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। माही की बात सुनकर राहुल उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच माही, मुझे माफ़ करने के लिए। माही क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? ये बात सुनकर माही के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो राहुल को हैरान नज़रों से देखती है और सोचती है कि अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बात अलग है। इधर मनोज ने जब माही की बात सुनी कि उसने राहुल को माफ़ कर दिया है तो उसके दिल में एक दर्द से उठने लगा। वो आगे उनकी बात सुनने लगा। राहुल की बात सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई। उसको घुटन सी महसूस होने लगी। वो माही की बात आगे सुनने की हिम्मत ना कर सका और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। माही ने राहुल से कहा, नहीं राहुल, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था तो सब सच है।
मनोज से प्यार करने लगी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंतज़ार मत करो, मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकती। ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने माही से कहा, ठीक है, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं हमेशा के लिए? राहुल ने ये बात फीकी सी मुस्कान के साथ कही। माही ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा। राहुल ने आंखों में आंसू लिए अपना एक हाथ माही की तरफ बढ़ाया। माही ने भी भीगे पलकों के साथ राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नीचे देखते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर राहुल ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और कंपनी से बाहर चला गया। अपने कार के पास खड़ा होकर उसने खुद से कहा, माही, मैंने तुम्हें खो दिया। एक बार फिर से ये बोलकर वो कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। मनोज माही के ऑफिस से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। उसने सरला को आज जल्दी छुट्टी दे दी। वो अपने कमरे में गया और उसने आराम से शावर लिया। इधर माही मनोज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मनोज जब काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने मनोज को कॉल किया, लेकिन मनोज ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो माही नाराज़ हो गई और उसने उमेश को कॉल किया और गुस्से से पूछा, मनोज कहाँ है, तो अभी तक आए क्यों नहीं? तो उमेश ने कहा, सर घर चले गए। माही ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। वो घर पहुंची और बोली, ये मनोज अपने आप को समझते क्या हैं? ये कोई महाराजा है जो सब लोग इनका इंतज़ार करेंगे? आज बताती हूँ मैं इनको। उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया और वो सीधे मनोज के रूम में घुस गई। मनोज ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एक हाथ में टॉवल पकड़ रखी थी, जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो माही की तरफ मुड़ा। तभी माही ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधे मनोज के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम बंदर अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तुम क्या कहीं के महाराजा हो जो सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे? ये बोलते हुए मनोज के बहुत करीब पहुंच गई। वो उससे हाइट में काफ़ी छोटी थी। वो मुश्किल से मनोज के सीने तक पहुंच रही थी। उसे मनोज को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। मनोज पहले तो माही को ध्यान से देख रहा था। उसका यूं अपने सामने देख उसके चेहरे को देखने लगा। गुस्से से माही के गाल हल्के गुलाबी लग रहे थे। वो उस गुस्से में भी मनोज को काफ़ी सुंदर लग रही थी। आज माही को ऐसे लड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। मनोज को हंसी आ गई। माही ने जब मनोज को हंसता हुआ देखा तो वो उसकी प्यारी सी हंसी को देखते ही कहीं खो सी गई। वो मनोज से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? मनोज ने हंसते हुए माही को देखा और थोड़ा सा झुकते हुए माही के चेहरे के करीब आया और बोला, तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? माही थोड़ा सा घबराती हुई पीछे हुई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। मनोज थोड़ा और पास आते हुए बोला, तो कैसा मिस माही गुजराल, ज़रा बताएंगी आप मुझे? माही फिर थोड़ा पीछे हुई और बोली, वो तो उमेश ने बोला था कि आप 5 बजे मुझसे मिलने आएंगे, बस इसीलिए। मनोज मुस्कुराते हुए उसके और करीब आया। उसको माही को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। वो उसके और पास गया और बोला, अच्छा ऐसा है क्या? क्या उमेश ने खुद कॉल करके आपको बोला? माही फिर थोड़ा पीछे हुई। इस बार वो दीवार से टकरा गई तो वो सोचने लगी, ये आज मनोज को क्या हुआ है? माही, तुझे भी ना खुद से पंगे लेने की आदत हो गई है, अब भुगत। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ मनोज को देखी और बोली, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था। इस बात पर मनोज माही के एकदम पास आ गया और उसने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और माही दोनों बाहों के बीच आ गई। वो माही की आंखों में देखते हुए बोला, तो अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं? माही ने हैरानी से मनोज की तरफ देखा और बोला, क्या? आपको कैसे पता चला? मनोज उसके रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो हंसते हुए हल्का सा झुका और उसने माही के गालों पर एक हल्का सा किस कर लिया। माही तो वहीं जम गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मनोज की तरफ देखने लगी। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मनोज ने माही की आंखों में देखा और उसको ऐसे देख वो हंसते हुए उससे दूर हट गया और कपबोर्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, वह ऐसे क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था, तुमसे बहुत नाराज़। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? तुम हमेशा ही उमेश को ही कॉल करती हो। माही अभी भी सदमे में ही थी।
उसने हल्के से अपने गालों को छुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो मनोज की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब माही ने कुछ नहीं बोला तो वो थोड़ा सा माही की तरफ मुड़ा तो उसने माही को अपने हाथों को गाल पर रखे देखा। तो उसने हंसते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई? माही को होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने गालों से हटाया और शर्माते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं? मनोज ने सोचा, ये क्या, मुझे कभी तुम कहती है फिर कभी आप। मनोज ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मैं आया था लेकिन मैंने देखा कि राहुल तुम्हारे गले लगा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसका चेहरा दूसरे तरफ होने की वजह से माही वो देख नहीं पाई। वो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए उन सब बातों को, ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे? मैं सरला आंटी से कहकर बनवाती हूँ। मनोज ने कहा, सरला आंटी नहीं है, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर माही पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके, मैं बनाती हूँ। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। मनोज भी एक शर्ट और पैंट पहन लिया। माही भी अब खाना बनाने लगी। मनोज आराम से आंगन की खिड़की से माही को काम करते हुए देख रहा था। उसको माही को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खाना खाने बैठे। मनोज तो माही के हाथ का बना खाना खाकर तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। माही की मनोज के साथ यूं खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मनोज ने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने राहुल को क्या कहा? माही ने सिर उठाकर मनोज की तरफ देखा और बोली, क्या? मनोज भी माही को देखा और बोला, वो जब राहुल तुमको प्रपोज कर रहा था तो मैं वहीं था। ये सुनकर माही ने थोड़ा हैरानी और सवाल भरी नज़रों के साथ देखा और लापरवाही के साथ बोली, मैंने उसे मना कर दिया। मनोज को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो तुरंत अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुमने उसे मना कर दिया? लेकिन क्यों? तुम तो उससे प्यार करती थी ना। आखिर तुमने तो उसके लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, तब क्यों? माही ने मनोज को देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, उस दिन सनाया ने जब कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मेरे लिए तो राहुल और पूजा ही मेरा परिवार थे। मुझे लगा कि मैं उसको भी खो दूंगी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के बाहर चली गई। वो खड़ी हुई और सारे प्लेट्स की बेसिन में रखने लगी, लेकिन मनोज वैसे ही खड़ा रहा। उसे एक झटका लगा था, वो भी जोर का। वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसको नाचने का मन कर रहा था, लेकिन वो नाच नहीं सकता था। माही अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो मनोज ने माही को रोक लिया और उसके गले से लग गया। माही को कुछ समझ नहीं आया। मनोज से बोली, मनोज, आपको क्या हुआ? मनोज बहुत खुश था। उसने माही से कहा, क्या तुम सच में राहुल को प्यार नहीं करती हो? माही ने हाँ में सिर हिला दिया तो मनोज ने खुशी से माही को अपने बाहों में पकड़कर ऊपर उठा लिया। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं। माही ने मनोज से कहा, मनोज नीचे उतारिए मुझे। पर मनोज ने अपनी पकड़ और तेज कर ली और माही के कान के पास आकर बोला, माही, आई लव यू सो मच। और उसने माही के गालों पर किस कर लिया। माही तो एकदम से जम गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मनोज आगे बोला, आई लव यू माही, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से जाना है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा और इंतज़ार नहीं होता। माही ने जब मनोज की बात सुनी तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। वो बोलना चाहती थी कि मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, फिर कुछ सोचकर अपने बात को बोलने से रुक जाती है और थोड़ा नाराज़गी के साथ बोलती है, मनोज, पहले मुझे नीचे उतारिए। मनोज ने माही को नीचे उतार दिया। वो माही को देखने लगा। माही भी मनोज को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मनोज उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती? आखिर बताओ, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? बोलो, तुम्हें क्या नहीं पसंद? मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूँगा। माही बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो मनोज गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपने करीब कर लेता है।
माही मनोज के सीने से जा लगती है। मनोज थोड़ा झुकता है और उसकी आंखों में देखता है और उससे बोलता है, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नज़र आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? माही उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। मनोज हल्का सा मुस्कुराता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी बिना मर्जी के हुआ है, पर मैंने तो किसी और के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए। तो तुम बताओ, हम दोनों में अशुद्ध कौन है? कौन किसके लायक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए भी सिर्फ जिस्म की शुद्धता ही मायने रखती है? मन की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती? माही मनोज की बातों को सुनकर रोने लगती है और वो रोते हुए मनोज के गले लग जाती है और बोली, आई लव यू मनोज, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मनोज उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने माही को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले से काफ़ी देर तक लगे रहे। फिर माही ने अचानक से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का? मनोज हंसते हुए बोला, वो जब ख़त्म होगा तो हम फिर से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। मनोज हंसते हुए माही को अपने गोद में उठा लेता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मनोज उसको अपने बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। वो माही को उसके कमर से पकड़कर उसको करीब कर लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। माही उसको बस शर्माते हुए देखती रह जाती है। मनोज उसके कानों में धीरे से बोलता है, क्या मुझे इजाज़त है? माही थोड़ा सा कांप जाती है। वो मनोज की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे, मैं तो तुमको गले से लगाकर सोने की इजाज़त मांग रहा था, तुम्हें क्या लगा? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। माही शर्माते हुए मनोज के सीने से लग गई। मनोज ने भी हंसते हुए उसको अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह हुई। माही की नींद खुली तो उसने मनोज को अपने बगल में सोए हुए देखा। वो बस उसको देखते रह गई। उसने मनोज के माथे पर हल्का सा किस किया और वो तैयार होकर बाहर आ गई। सल्ला भी आ चुकी थी। उसने जब माही को मनोज के रूम में आता देखा तो वो सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए माही से कहा, मैडम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप लोग एक हो गए। ये बात सुनकर माही थोड़ा शर्मा गई और वो हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और सरला आंटी के गले लग गई। तभी मनोज भी रूम से बाहर आया। वो उन दोनों को गले देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। मनोज तो अपने ऑफिस में बैठकर माही को देखता था, लेकिन माही नहीं। इसीलिए माही बहुत बेचैन थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही लंच टाइम हुआ वो मनोज के ऑफिस पहुंच गई। उसने मनोज के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया तो मनोज ने आवाज़ दी, माही, तुम्हें दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। माही को एकदम से समझ नहीं आया कि मनोज को कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, पर उसे कोई कैमरा नहीं दिखाई दिया। मनोज अपने ऑफिस में बैठे ये सब देख रहा था। वो उसके इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये क्या अपने चारों तरफ देख रही हो? वहाँ कोई कैमरा नहीं है। माही फिर से चौंक गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उसे मनोज ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज़ दी, मनोज, आप कहाँ हैं? तभी मनोज ने उसे पीछे से आकर उसको अपने बाहों में भर लिया तो माही चीख उठी। मनोज ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोला, चीख क्यों रही हो? इंसान हूँ, भूत नहीं। तो माही जल्दी से उसकी तरफ पलटी और मनोज से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? मनोज ने उसके अपने गले से लगाया और बोला, ठीक है, अब नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? माही ने भी छिपाया नहीं और बोली, हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मनोज ने माही से कहा, आओ, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माही और मनोज दोनों ऑफिस में रखे सोफे पर बैठ गए। मनोज ने माही को एक फाइल थमाया और खुद आराम से बैठ गया। उसने उमेश से लंच ऑर्डर करवाया। माही उस फाइल को देख रही थी और मनोज माही के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। माही ने जब फाइल पढ़ी तो उसने कहा, ये तो अजय सिंघानिया की कंपनी की डिटेल्स है। मनोज ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो माही ने बोला, यह आपने मुझे क्यों दिया?
मनोज ने माही का एक हाथ अपने हाथों में लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। माही को फिर से सूरज की घटना याद आई तो वो फिर से डर गए, कांपने लगी। मनोज को माही का कांपना समझ आ गया। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम डर गई हो, पर मुझ पर भरोसा रखो, इस बार कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैंने पहले से ही सारा प्लान कर रखा है। माही ने अपना सिर मनोज के सीने पर रखा और एक हाथ से उसने मनोज के शर्ट को पकड़ लिया और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मनोज ने माही के सिर पर चूमते हुए कहा, यह आखिरी है, फिर कभी तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माही ने अचानक से पूछा, लेकिन आपने ये सब किया कब? मनोज थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम इटली गई थी तब। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता हुई, क्योंकि सूरज तो अब मर चुका है, लेकिन जब तक अजय सिंघानिया जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। और जो सनाया के साथ हुआ उसके बाद तो वो पागल ही हो गया है। उसने तुम्हारे पीछे बहुत से आदमियों को लगा रखा है। जब उसे पता चला कि तुम इटली अकेले गई हो तो उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, पर मैंने जो बॉडीगार्ड भेजे थे तुम्हारे लिए, उन्होंने उन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। माही ये सब आश्चर्य से सुन रही थी। वो बोली, क्या बॉडीगार्ड? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। इस पर मनोज मुस्कुराया और बोला, उनकी यही तो खासियत है कि किसी को उनके होने का पता ही नहीं चलता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अजय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तो मैंने उसे बिल से बाहर निकालने के लिए उसके बिजनेस का अपना हथियार बनाया। मैंने उसकी कंपनी के काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए। उसने पहले से ही काफ़ी सारे लोन ले गए थे और अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जल्दी ही बैंक अपने पास पैसे को वसूलने के लिए उसका घर नीलाम करेगी। बस तुम्हें उस घर को खरीदना है। माही मनोज से पूछती है, क्या कहा? घर? पर हम उसका घर खरीद कर क्या करेंगे? मनोज बोलता है, क्योंकि उसने तुम्हारा घर जलाया है, उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना है, अब तुम्हारी बारी है उससे उसका घर छीन कर उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने की। और वैसे भी उसका जब आलीशान घर बिकेगा तब वो ज़रूर वहाँ पर आएगा, और जब वो ये जानेगा कि वो घर तुमने खरीदा है तो वो तुमको देखने के बाद कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर करेगा। हमें बस उसी मौके की तलाश करना है। मनोज, मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर माही मनोज की बाहों से लिपट जाती है। मनोज माही से बोलता है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? माही मनोज की आंखों में देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। मनोज उसके प्यार से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तभी उमेश डोर नॉक करता है और बोलता है, सर आपका लंच। मनोज गुस्से से बोलता है, आ जाओ। उमेश सोचता है, अब मैंने क्या किया जो ये मुझ पर फिर से नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन जब वो माही को मनोज के ऑफिस में देखता है तो वो समझ जाता है। वो अंदर आता है और लंच रख कर चला जाता है। इस पूरे समय मनोज की निगाहें उसको घूर रही थी। ऑफिस के बाहर निकलने पर उमेश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, आज तो बाल बाल बचे। दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। आज नीलामी का दिन था। माही ने अपने आप को तैयार किया। आज उसे उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके परिवार को उससे छीना था। माही थोड़ी घबराई थी। मनोज से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उसने माही से कहा, माही तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ने लगो तो तुम याद करना उस वक्त को जब तुम्हारा घर तुम्हारे सामने जल रहा था। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत तकलीफ़ देगा, लेकिन कभी कभी इंसान के गहरे से गहरे जख्म भी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। माही मनोज के गले से लग जाती है और बोलती है, हाँ उसे भुगतना होगा जो भी उसने किया है। उसे उसकी सज़ा मैं देकर रहूँगी। वो मेरा गुनहगार है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, चलिए चलते हैं। माही को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर मनोज को बहुत अच्छा लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने माही का हाथ थाम लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए। नीलामी सिंघानिया हाउस के बाहर ही हो रही थी। यहाँ पर पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए। माही और मनोज की कार वहाँ पहुँची। उसने माही से कहा, यहाँ से अब तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने उसे एक बॉक्स दिया और बोला, ये ट्रांसमीटर है, इसे तुम अपने कपड़े में लगा लो। इससे जो भी वहाँ होगा मैं वो सब सुन सकूँगा और तुम पर अपनी पूरी नज़र रख सकूँगा।
मेरे बॉडीगार्ड भी वहीं तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माही ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो माही से दूर हुआ और माही भी कार से निकलकर सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ी। माही ने आज वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया था। उसने अपने बालों को खोल रखा था, उसके एक एक कदम में उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जब वो हॉल में पहुंची तो सभी उसकी तरफ अपनी नज़रों बड़ा बड़ा करके देख रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है, क्या वो भी यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई है? तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वो फैशन डिज़ाइनर है ना जो अभी अभी फेमस हुई है। अरे ये तो माही गुजराल है, मनोज गुजराल की बीवी। ये सुनने के बाद सब लोग माही को देखने लगे और बोले, भाई मनोज तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, क्या उसको डर नहीं कि इतनी सुंदर बीवी को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके दुश्मनों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कुछ तो कोई गलती से भी नहीं सोचे, तुमने सुना नहीं सूरज ने भी यही गलती की, तो अगले दिन से उसका कोई पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या ये सच है? तब तो हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सबने अपनी निगाहें माही से हटा ली। माही चुपचाप से जाकर आगे की रो में बैठ गई। वो आराम से नीलामी का इंतजार करने लगी। तभी उसने सामने स्टेज पर अजय सिंघानिया को देखा, जो बस माही को ही घूरे जा रहा था। माही ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अजय को देखा। उसको यूँ मुस्कुराता देख अजय अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी माही की जान ले ले, लेकिन कुछ सोचकर वो घमंड में मुस्कुराया। नीलामी शुरू हुई। होस्ट ने सबको बंगले की खूबियाँ बताई और नीलामी की प्राइस उसने 5 करोड़ रखी। सबने बढ़ चढ़कर बोली लगाई, लेकिन माही पूरे समय शांत रही। अजय भी कंफ्यूज हो गए, माही को देखे जा रहा था। उसने सोचा कि अगर इसे खरीदना नहीं है तो यहाँ आई क्यों है। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये अकेले है, आज मैं इसको मार कर अपना बदला पूरा कर लूँगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अब बोली 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई। अब कोई उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता था। तभी माही ने बोला 11 करोड़। ये सुनकर सब माही की तरफ हैरानी भरी नज़रों के साथ देख रहे थे और माही अजय सिंघानिया को मुस्कुरा कर देखे जा रही थी। तभी बोली ख़त्म हुई और वो बंगला माही का हो गया। इस बात का अजय सिंघानिया को बहुत बुरा लगा। उसने माही को घूर कर देखा। होस्ट ने माही को स्टेज पर बुलाया और कहा कि आपको इस बंगले की चाबी इस घर के पुराने मालिक देंगे, ये उनकी गुजारिश है। माही ने भी मुस्कुराते हुए ओके में सर हिला दिया। अजय सिंघानिया ने माही की तरफ देखा और उसके हाथों में चाबी देते हुए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर वो माही के कान के पास आकर धीरे से बोला, मुबारक हो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस पर माही मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आप बधाइयाँ मत दें, मैंने तो आपसे बस अपनी चीज़ वापस ली है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसके बात को सुनकर अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने आज यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये बोलने के बाद अजय ने कुछ कागजात पर साइन किए और वहाँ से निकल गया। माही अपने कार की तरफ मुड़ी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे खुशी खुशी बधाइयाँ देने लगी। मनोज उसका अपने कार में इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने बोला, सर मैम किडनैप हो गई हैं, आपने जैसा कहा था हम उनका पीछा कर रहे हैं। संजय ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। कर रहे हैं? हालांकि उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर अजय लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। उसने तुरंत माही की लोकेशन निकाली और वहाँ के लिए निकल गया। एक कमरे में माही एक चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ को रस्सी से बांधा गया था। उसके आंखों पर पट्टी बांधी थी उसने। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने अपने सामने बैठे उस इंसान को देखा। वो अजय सिंघानिया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो कैसी हैं मिस गुजराल? आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्या है ना कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता।
कुछ देर पहले तुम मुझ पर हंस रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर। माही उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। वो हल्की सी हंसते हुए बोली, हाँ, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, इसीलिए अपनी मौत को बुला रहे हो। इस पर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है लड़की, अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, इसीलिए मौत के मुंह में खड़ी होकर भी मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा तुझे मनोज बचा लेगा? अरे उसे जब इस जगह का पता चलेगा तब ना, वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने तुम्हें शहर के बाहर इस अंडरग्राउंड पार्किंग में रखा है, और अगर पता चल भी गया तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मैंने मौत का जाल बिछा रखा है, वो तुझ तक जिंदा नहीं पहुँचेगा। ये बोलकर अजय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, मुझे उससे भी तो अपना बदला लेना है। मैंने ये सारे जाल उसी के लिए तो बिछाए हैं। आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करूँगा। ये सुनकर माही डर गई, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए उसने उससे पूछा, क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरे परिवार को तो पहले ही मार दिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गया। क्यों, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? विजय ने तपाक से नफरत से भरे लहजे में कहा, शांति, शांति मिली। वो अपनी जगह से उठकर माही की तरफ जाते हुए बोला, जब मैंने उनकी चीखें सुनी तो एक अजीब सा सुकून मिला मुझे। जब तुम्हारी माँ ने कॉलेज में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, उनकी आवाज़ें, उनकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे हर पल वो थप्पड़ याद आता था। और वो तुम्हारा बुढ़ा दादा, उसने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। जब मैंने उसको सीढ़ी से धकेला तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं ईसा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं, अपनी मौत को चुना। अच्छा ही है, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो उसे किसी के साथ भी खुश रहने का कोई हक नहीं था। और मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है। तुम उन दोनों प्यार की निशानी हो, और मैं उन दोनों की कोई भी निशानी नहीं रहने दे सकता। ये सुनकर माही के आंखों में आंसू निकल आए। उसने गुस्से से भरे तेज आवाज़ में बोला, अजय सिंघानिया, तुम एक निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारकर ही शांति मिलेगी। इस बात पर अजय पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो जो अपने मौत के इतना करीब होकर भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ़ लड़की हो, लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा रखने की गलती नहीं करूँगा। मैं तुमको भी ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने माही के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। माही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने गुस्से भरे नज़रों से अजय को देखा। अजय माही को इतना शांत देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को मारूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। माही को अब सच में डर लगने लगा। वो मन ही मन मनाने लगी कि मनोज यहाँ ना आए। तभी बाहर उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अजय गोलियों की आवाज़ सुनकर बोला, लगता है वो आ गया, अब मज़ा आएगा। माही के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी। जैसे जैसे गोलियां की आवाज़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक से सब शांत हो गया। तभी अजय का फ़ोन बजा। अजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसको लेकर अंदर आओ। तभी सामने से कुछ आदमी मनोज को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने मनोज के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध रखा था। उसके होठों से हल्का सा खून लगा हुआ था। उन्होंने उसको अंदर लाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। माही ने मनोज को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बहुत ज़ोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने मनोज को हमेशा अपना सर घमंड में उठाए देखा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह का तेज होता था जो सामने वाले को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। उसको इस हालत में देखकर माही की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मनोज को आवाज़ लगाया, मनोज, मनोज, मेरी तरफ देखिए, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मनोज ने अपनी नज़रें माही की तरफ घुमाई और बोला, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पीछे वहाँ आ जाऊँगा।
फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए माही की तरफ देखा। माही ने भी मनोज की आंखों में देखा और उस वक्त उसको ये एहसास हुआ कि वो मनोज से कितना प्यार करती है और मनोज उससे। उसने रोते हुए हल्की आवाज़ में कहा, मनोज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखने लगी जो मनोज को अंदर लेकर आया था। वो उसको कुछ जाना पहचाना लगा। माही ने याद करने की कोशिश की कि उसने उसको कहाँ देखा है। उसे याद आया कि वो उसको इटली में उसके शो में देखा था और आज सुबह सिंघानिया हाउस के बाहर उसे समझ में आया तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से मनोज की तरफ देखा। मनोज भी समझ गया कि माही सब समझ गई है तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ माही को आंख मार दी। माही मनोज की इस हरकत से हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मनोज नाटक कर रहे हैं, ये उनका गार्ड है। ये सोचकर माही के भी चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। अजय ने दोनों को यूं प्यार में डूबा देखा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम लोग तो सच में एक दूसरे के प्यार में खो गए हो। पर ज़्यादा देर नहीं, अब तुम लोग मरने वाले हो। आखिर तुम लोग मेरी जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूँगा। तभी माही जोर जोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसते देख अजय ने सोचा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है। माही बोली, मानना पड़ेगा मनोज, क्या प्लान बनाया है आपने इस चूहे को बिल से निकालने के लिए। अजय को एक जोर का झटका लगा। उसने पूछा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है? प्लान? कैसा प्लान? मनोज अचानक से अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके पीछे बंधे हाथ अब खुल गए थे। वो बोला, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ा और उसने अजय के सीने पर एक जोर की लात मारी। अजय दूर जाकर गिरा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने मनोज से पूछा, तुम्हारे हाथ? ये तो बंधे थे ना? फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सारे आदमी बोले, यस सर, और सब ने अजय को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। फिर उसको चेयर पर बांध दिया। मनोज ने बोला, ये जो भी सब हुआ ना, वो सब हमारा ही प्लान था, तुमको तुम्हारे बिल से निकालने के लिए। हमें पता था कि तुम हमारे जाल में ज़रूर फंसोगे और तुम फंस गए। तुम्हारी कंपनी को खरीदना, तुम्हारे घर की नीलामी, सब मेरे प्लान के हिसाब से था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे रहते माही को हाथ भी लगा सकते हो? माही को मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें किडनैप करने के दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। मनोज माही की तरफ मुड़ा और उसने माही को आज़ाद किया और माही ने अजय के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। उसको ऐसा करता देख मनोज को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसने माही से कहा, तुम इसको कैसी सज़ा देना चाहती हो? माही बोली, वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था और जैसे इसने मेरे परिवार को जलाया था। ये सुनते ही मनोज के गार्ड्स ने अजय के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। अजय रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सब दूर हट गए। माही ने लाइटर जलाने के लिए उठाया ही था कि मनोज ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि माही के ऊपर भी पेट्रोल डाला गया है। उसने उसके हाथों से लाइटर लेकर खुद आग लगा दी। अब वहाँ सिर्फ अजय की चीखें सुनाई दे रही थी। माही उसको यूं जलते हुए देखे जा रही थी। मनोज ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों घर आ गए। रात हो गई थी। सरला खाना बनाकर चली गई थी। माही आते ही नहाने बाथरूम में चली गई। वो काफ़ी देर तक नहाते रही। मनोज उसका इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। माही बाथरोब पहने बाहर निकली तो मनोज ने उसे अपने बाहों में भर लिया। माही भी मनोज की बाहों में आते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनोज उसको काफ़ी देर तक यूं ही अपने गले लगाए रखा। जब माही चुप हो गई तो उसने कहा, अब सब खत्म हो गया। अब तुम आज़ादी की सांस ले सकती हो। आज से तुम अपना बीता कल भूल जाओ और आने वाली खुशियों पर ध्यान दो। ये बोलकर उसने माही के गालों पर किस कर लिया। माही ने मनोज से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? इस पर मनोज बोला, मैंने जो ट्रांसमीटर तुम्हें दिया था उसी से तुम्हारी लोकेशन पता चली और उस अजय ने तो तुम्हें खुद ही बताया था कि वहाँ पर मौत का जल है। तो हमने सब पता लगा लिया और वक्त रहते बहुत सारे आदमियों को बुला लिया।
माही इस बात पर खुश हो गई और मनोज से खुश होकर बोली, पता है मैं आपको वैसे देखकर कितना डर गई थी, आपने ऐसा क्यों किया? मनोज उसको अपने गोद में बिठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ पता नहीं था कि तुम किस हालत में हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने वो तरीका निकाला। इस बात पर माही ने मनोज की आंखों में प्यार से देखते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। मनोज ने भी उसे वापस किस किया। थोड़ी देर बाद दोनों ही सांस लेने को रुके, पर मनोज उससे कुछ ज़्यादा ही चाहता था। उसने माही से जानबूझकर उसको छेड़ते हुए पूछा, अच्छा माही, तुम क्या कह रही थी कि तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। माही बातों को समझ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो मनोज की गोद से नीचे कूदते हुए बोली, कब? क्या? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बोलकर वो भागने के लिए बढ़ी तो मनोज ने झट से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने करीब कर लिया। माही के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मनोज ने माही को अपने बाहों में कसकर भर लिया और उसको ऊपर उठा लिया। माही के पैर अब हवा में थे। उसने माही के आंखों में देखते हुए कहा, इंटेंस आवाज़ में कहा, क्या सच में? पर मुझे तो कुछ और ही लगा। माही ने उसकी आंखों में शर्माते हुए देखा और बोली, क्या? क्या लगा आपको? मनोज ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे खुद को ना छूने देने की माफ़ी मांग रही थी। माही ने प्यार भरी नज़रों से मनोज को देखा और उसके होठों पर किस कर लिया। अब तो जैसे मनोज को सिग्नल ही मिल गया हो। उसने माही के गले पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर गए और मनोज ने माही के कानों में बोला, क्या मुझे इजाज़त है? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों प्यार के आगोश में चले गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अगले सुबह मनोज की नींद खुली तो उसने माही को अपनी बाहों में उसके सीने से लगकर सोते हुए वो उसको बहुत ही मासूम लग रही थी। मनोज ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराया और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उसको अपने बाहों में भरकर और करीब कर लिया और उसके होठों पर एक किस कर लिया। उस किस की वजह से माही की नींद खुल गई। उसने मनोज की आंखों में प्यार से देखा, उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ और बोली, मैं अपनी ज़िंदगी की हर सुबह यूं ही तुम्हें अपने करीब देखकर करना चाहती हूँ। ये सुनकर मनोज ने प्यार से हाँ में सिर हिला दिया। उसने प्यार से माही के माथे को चूमा। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस में पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ही जब काम में डूब जाते थे तो फिर दोनों को ही किसी भी काम का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों का वक्त खुशियों और प्यार भरा बीतने लगा। अक्सर राहुल भी उन दोनों से मिलने आता रहता था। वो माही को अभी भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी माही को ये जताया नहीं। मनोज का बिजनेस काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा था। माही भी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थी। बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उसके डिजाइन किए कपड़ों को पहनना चाहते थे। अक्सर वो बड़े बड़े पार्टीज में जाया करती थी। वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई थी। दोनों अपने अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर वो रात में एक साथ जरूर होते थे। कभी कभी तो जब माही शहर से दूर रहती थी तो मनोज उसके पास चला जाता था। वो हर कदम पर माही के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। माही ने पूजा को भी अपने पास बुला लिया था। वो अब माही की असिस्टेंट बन गई थी। दोनों फ्रेंड कम बहनें ज़्यादा लगती थी, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। कभी कभी तो माही पूजा से बात करने में इतनी डूब जाती थी कि वो मनोज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। मनोज को माही की बस यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको पूजा से बहुत जलन होती थी, इसीलिए उसकी पूजा से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर माही का ख्याल रखने को लेकर आपस में भिड़ जाते थे और माही उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को देखकर खूब मज़े करती थी। इस बीच कई तरीके की अफवाहें बाहर आती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आई। उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस 1 महीना बचा था। मनोज ने तय किया कि वो अब दादी से उसकी शादी की बात करेगा, इसीलिए उसने अपनी दादी को इंडिया बुला लिया। दादी को एयरपोर्ट से मनोज घर ले आया। माही उस वक्त शहर में नहीं थी। दादी जब आराम करके उठी तो मनोज को आवाज़ लगाई। मनोज भी दादी के साथ आंगन में बैठ गया। उसने दादी से कहा, दादी
आपको यहाँ बुलाने का मेरा कुछ खास मतलब था। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ये जानती हूँ। बोली, क्या बात है? मनोज ने कहा, दादी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद माही से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दादी कुछ परेशान सी हो गई। उन्होंने मनोज से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मनोज ने दादी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, पसंद नहीं दादी, प्यार प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज़्यादा। ये बोलते समय मनोज के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में माही के लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर बहुत ही शांत थी। दादी ये सुनकर दंग हो गई। उन्होंने मनोज से बेचैनी भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मनोज को दादी की बेचैनी कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, लेकिन क्यों दादी, मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? आपने जब मुझे उससे शादी करने को कहा था तब मैंने बिना कुछ पूछे ही उससे शादी कर ली, फिर अब आप मना क्यों कर रही थी? दादी बोली, थोड़ा सा सख्त लेकिन चिंतित आवाज़ में बोली, तब मेरी मजबूरी थी। एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। मनोज थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन दादी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सुंदर, अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। आज उसने अपनी मेहनत से अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है और वो एक अच्छे ख़ानदान में भी आती है, तो फिर दिक्कत क्या है? दादी थोड़ा सा सोचकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी इतनी छोटी सोच की है जो मुझे उसके अनाथ होने से कोई दिक्कत है? जो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अच्छे ख़ानदान से है, मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिससे भी चाहो शादी करने को मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टूटा दिल नहीं देख पाऊंगी बेटा। मनोज को दादी की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने दादी से बोला, मेरा दिल क्यों टूटेगा दादी, मैं माही को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझे छोड़कर कभी किसी और को नहीं चाहेगी। ये बात मनोज ने बहुत ही घमंड के साथ कही। और रही बात मेरे झूठ बोलने की, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सच में एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में से आती है। वो दिल्ली के ओबेरॉय ख़ानदान की वारिस है। दादी ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी। मनोज उनकी यह हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, दादी, दादी, आपको क्या हुआ? आप इतना कांप क्यों रही हैं? उसने दादी को तुरंत ही एक गिलास पानी दिया। दादी ने कांपते हुए मनोज की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा बेटा, क्या वो शेखर की पोती है? मनोज ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे ये कैसी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ जाने उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं शेखर को क्या मुंह दिखाऊंगी? मनोज दादी की बात सुनकर बेचैन हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या बोल रही हैं दादी? कैसा खतरा? मुझे साफ साफ बताइए। दादी मनोज को देखती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा, मैं और शेखर हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम तुम दोनों के बड़े होने पर शादी कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मरने की खबर मुझे मिली। मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन कैसे भी करके मैं तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने में जुट गई। जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे मनीषा से मिलवाया। तुमने उससे शादी करने के बारे में मुझसे पूछा। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने मनीषा और तुम्हारी कुंडली अपने कुल पंडित जी के पास भेजी थी। वो जैसा कहते हैं हमारे ख़ानदान में हमेशा वैसा ही होता आया है। जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली साधारण है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक दोष है। दोष ये था कि तुम्हारी अगर शादी होती है तो तुम्हारे नए परिवार में किसी एक की मृत्यु होना तय है। शादी के 4 साल तक ये खतरा बना रहेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की के सितारे तुम्हारे सितारों से ज़्यादा प्रभावी होंगे तो ये खतरा तुम पर से टल जाएगा, लेकिन उस लड़की पर वो खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर उस लड़की के सितारे बहुत मजबूत हुए तो वो बच भी सकती है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने पंडित जी से ऐसी कुंडली खोजने को कही। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी की भी जान जाए। जब ये बात मैंने मनीषा को बताई तो वो दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हारी
उससे शादी करवा देंगे, लेकिन बस 4 साल के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाएगी। मुझे तो उसी दिन से वो चालाक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी और मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद पंडित जी के शिष्य ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि किसी लड़की की कुंडली मिली है जो एकदम वैसी ही है जैसी हमें चाहिए। वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले ही उस लड़की और एक लड़के की कुंडली उनके पास आई थी शादी के लिए, लेकिन लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। तो पंडित जी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया और किसी लड़की का नंबर दिया। मैंने उससे बात की, लेकिन उसको खतरे के बारे में नहीं बताया। बस यही बोला कि 4 साल के लिए शादी करना है, उसके बाद मैं उसको 20 करोड़ रुपए दूंगी। वो लड़की तुरंत तैयार हो गई। मैं तुम्हारे लिए खुश थी, लेकिन उस लड़की के लिए दुखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जान को कोई खतरा हो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये बोलकर दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और आगे बोली, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके प्यार में पड़ो। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा, पर मुझसे तो अब और बड़ा गुनाह हो गया है। वो बच्ची पहले ही कितना कुछ झेल चुकी है, अब मेरी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर मनोज मुस्कुराया और बोला, दादी आप भी ना इतनी सी बात से परेशान हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, और आपकी वजह से ही तो मैं अपने बचपन के प्यार से मिल पाया। अगर उस भगवान ने हमें फिर से मिलवाया है तो वो हमें अब फिर जुदा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मनोज दादी को देखता है और उनसे आराम करने को कहता है। दादी फिर से आराम करने चली जाती हैं। दादी को कमरे में भेजने के बाद मनोज अपने कमरे में चला गया। वो बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहले हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया तो वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से ही बोला, कहीं वो सारी बात सच तो नहीं। नहीं, माही को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। अभी मनोज अपने रूम में बेचैनी से घूम ही रहा था कि तभी माही घर पर आ गई। माही सीधे मनोज के कमरे में गई तो उसने मनोज को परेशान होकर इधर उधर घूमते देखा। उसने मनोज को आवाज़ दी, मनोज मनोज। ने जब माही की आवाज़ सुनी तो वो भाग के गया और जाकर सीधे माही के गले लग गया। माही मनोज को यूं घबराया देखकर डर गई। उसने मनोज से कहा, मनोज कुछ हुआ है क्या? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? दादी ठीक तो है ना? मनोज ने माही को और ज़ोर से गले लगा लिया। उसने माही को ऐसे पकड़ रखा था मानो अगर उसने उसको छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। मनोज ने माही को कुछ देर तक यूं ही अपने गले से लगाए रखा। फिर उसने माही के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों से भर लिया और उसने माही के होठों पर किस कर लिया। माही ने मनोज को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आज तक सिर्फ माही के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन आज उसको बेचैनी और कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। उसने मनोज से पूछा, क्या बात है डियर? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या जिससे तुम इतने परेशान हो? आज तो दादी आने वाली थी, वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? मनोज ने उसे हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने फिर से माही को अपने गले लगा लिया और बोला, लव यू माही, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। माही थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ। मनोज आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे सच सच बताओ, क्या बात है, बताइए। आपको मेरी कसम। वैसे तो मनोज माही को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने माही को सारी बात बता दी। माही ने प्यार से मनोज के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए प्यार से मनोज की आंखों में देखा और उसके होठों को किस कर लिया और बोली, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हैं? मनोज ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। माही उसको प्यार से देखते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमने तो हमारे पुराने दुश्मनों को वैसे भी ख़त्म कर दिया है। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अब आप ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मनोज ने माही को देखा और प्यार से बोला,
विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन ये बात तुमसे जुड़ी थी, इसीलिए मैं बेचैन हो गया। तुमसे जुड़ी कोई बात मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोलकर उसने माही को किस किया और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। रात को दादी, माही और मनोज सब लोग एक साथ बैठे। दादी ने माही को देखा तो प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। माही शर्मा गई। उसे पहली बार मनोज की दादी का प्यार मिल रहा था। दादी ने माही से कहा, बेटी तुम एकदम अपने माँ के जैसी दिखती हो, बहुत सुंदर, एकदम शांत। माही बोली, दादी माँ आप तो मेरे परिवार को अच्छे से जानती हैं, तो बताइए ना कि सब लोग कैसे थे। दादी माही को इतना उतावला देख मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा बोलने वाली थी। वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मेरी कभी उससे उतनी बात नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा दादा शेखर एक नंबर का बदमाश और अकड़ू इंसान था। कभी किसी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन मैं भी उसी की जैसी थी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, यही उसकी खासियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम्हारी दादी से बहुत डरता था और वो तुम्हारी दादी पर लट्टू था। तुमको पता है वो उनके घर के कितने चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसको अपने दिल की बात बोलने में से बहुत डरता था। उसके लिए तो पहला लव लेटर भी मैंने ही लिख कर दिया था। ये सुनकर माही और मनोज खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादी और माही बहुत देर तक ऐसी ही बातें करने लगी। अंत में दादी ने माही के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, बेटी अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी। माही ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी ने कहा, बेटा मुझे अपने जीवन का 1 महीना दे दो। तुम इस 1 महीने तक मेरे आंखों के सामने रहो, यही इसी घर में। तुम अब से कहीं भी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपनी इस बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए ही सही, बस 1 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। माही ने दादी को प्यार से देखते हुए कहा, दादी माँ आपके लिए कुछ भी ठीक है। मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके सामने, आपके पास। दोनों लोग मिलकर खूब मस्ती किया जाएगा। मनोज को भी दादी की बात सुनकर आराम मिला। तीनों लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन पता नहीं कैसे मनीषा को पता चल गया था कि मनोज की दादी घर आई हुई है। वो अपनी पूरी बेशर्मी के साथ मनोज के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचा, हाँ माही तुम चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन मनोज की दादी तुम जैसे अनाथ लड़की को कभी भी गुजराल खानदान की बहू नहीं बनाएंगी। और रही बात मनोज की, तो उसको जो दादी कहेंगी वो वही करेगा। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा है, इसीलिए तो मैं शांत थी। अब मरने वाले को क्या मरना, ये सोचकर वो अपने आप में ही हंसते हुए घर के अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए बोली, दादी दादी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने। मनीषा की आवाज़ सुनकर दादी और माही दोनों लिविंग रूम में आ गई। माही बोली, लगता है दादी माँ मनीषा आई है आपसे मिलने। दादी ये सुनकर एकदम से चिढ़ गईं और बोली, इतना कुछ करने के बाद इस बेशर्म की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आने दो, उसको मज़ा चखाती हूँ। ये बोलती हुए सोफे पर बैठते हुए जोर से बोली, कौन है जो सुबह सुबह यूं कौवे की तरह चिल्ला रहा है? दादी की बात सुनकर तो माही उनको हैरानी से देखने लगी और मुस्कुराते हुए सोची, मनीषा आज तुम तो गई। जब दादी ने ऐसा कहा तो मनीषा उस वक्त तक लिविंग रूम में आ चुकी थी। उसने जब दादी की बात सुनी तो शर्म से उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए बढ़ी तो दादी माँ ने बोला, ए लड़की तू कौन है और ये मेरे पास क्यों आ रही है? दूर जा। ये सुनकर तो मनीषा अवाक रह गई और पीछे हटते हुए बोली, दादी मैं। तभी दादी बीच में बोली, ए लड़की ये मैं क्या लगा रखा है? तुम कोई बकरी हो क्या? ये सुनकर तो माही बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाई। माही को ऐसा हंसता देख मनीषा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फिर बोली, दादी मैं मनीषा। दादी बोली, कौन मनीषा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मनीषा ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लिया और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, दादी
आप मुझे भूल गई? दादी तपाक से बोली। तुम कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं जो मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब तो माही जोर से हंसती। माही को हंसता हुआ देख मनीषा ने घूर कर माही को देखा और मन ही मन बोली, हंस लो माही, जितना हंसना है हंस लो, मैं तो तुम्हें बाद में मज़ा चखाऊंगी। वो फिर से एक ज़बरदस्ती की हंसी के साथ बोली, दादी मैं वो हूँ जिससे मनोज शादी करना चाहता था और आपने मेरी और मनोज की कुंडली मिलवाई थी। दादी बोली, हाँ तो? दादी की इस बात को सुनकर तो माही आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को देखने लगी और मन ही मन सोची, क्या बात है दादी, क्या बेइज्जती की है, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमाल हैं। दादी की बात सुनकर मनीषा दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ये बुढ़िया, इसकी तो मैं। लेकिन वो फिर अपने आप से बोली, नहीं मनीषा, अभी नहीं। तुझे अगर मनोज से शादी करनी है तो तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एक बार बस ये बुढ़िया तैयार हो जाए और तेरी शादी मनोज से हो जाए, तब तब मैं इस बुढ़िया को भी सही कर दूंगी। मनीषा फिर से बेशर्मी के साथ बोली, दादी क्या मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं? दादी अचानक से बोली, हाँ हाँ मुझे याद आया। तो वही बेशर्म लड़की है ना जो मेरे पोते की शादीशुदा ज़िंदगी खराब करना चाहती है। तो वही है ना जिसने मेरी पोता बहू को फंसाने के लिए जाल बिछाया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तेरे जैसे बेशर्म लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ। ये सुनकर तो मनीषा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने अपने गुस्से को पिया और माही की तरफ जलन और नफरत भरी निगाहों से देखा। मन ही मन माही को खूब गालियाँ दी और मुड़ कर जाने लगी तो दादी ने आवाज़ दी, ए लड़की सुन। आवाज़ सुनकर मनीषा रुक गई और पीछे मुड़ी तो दादी ने कहा, मैं तेरी दादी नहीं, मुझे दादी मत बुलाया कर। मुझे दादी सिर्फ मेरी पोता बहू माही और मनोज ही बुला सकते हैं। बाकी दुनिया के लिए मैं आयशा गुजराल हूँ। तो फिर आइंदा कभी मुझे दादी मत बुलाना। तुम्हारी जैसी पोती से तो अच्छा है मैं सांप पाल लूँ। अब जा। ये सुनकर तो मनीषा पूरी ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोली, बुढ़िया तुझे मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी मनीषा नहीं। ये सोचकर वो मुड़ी और घर के बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कार में गई और कार के स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। फिर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगी और चिल्लाने लगी, बुढ़िया तेरी तो माही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी नर्क ना बना दी तो कहना। माही आई हेट यू, माही आई हेट यू। लिविंग रूम में माही और दादी दोनों मिलकर खूब जोर जोर से हंस रही थी। दोनों मनीषा का मजाक बना रहे थे। दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतना कुछ के बाद भी मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से करा दूंगी। इसने ऐसा सोचा भी कैसे? माही हंसते हुए बोली, पर दादी ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और माही ने कुछ देर तक बातें की। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।